Welcome student to the next session of biology. In our last session, what we learn the basics of biology regarding the history, that who coined the name biology. Biology, bias means life, logos means study, a study of living organism. Now the scientist Lamarck, who was a naturalist, and Treviranus, who was a Greek philosopher. So they both work on the surrounding thing which are in a live condition, that are plants, that are animal and the minute creatures, and they coin a term biology. Secondly, we learn about what is life. हमने लाइफ के बारे में पढ़ा. It is a simple organization, that is a complex organization of molecule. Complex organization means बहुत सारी critical चीजें इनका एक साथ आना, and they express themselves in the form of a series of chemical reaction. Now series of chemical reaction, they happen one after another, and this series of chemical reaction then results in important factors of life, that is growth, development, adaptations, responsiveness, and finally the reproduction. That in the final stage, how the new organism came into existence. The second term, it was about the live organism. Now, which are the live organism that we can say कि ये particular animal ये सजीव सृष्टि का है, ये particular plant ये सजीव सृष्टि का है. So simply the definition means that it is a system which chemically and physically defined structure, chemically and physically defined structure which is highly evolved, और we can say organized. जो भी plant या जो भी animal इसमें फॉर्म हुआ है, उसका स्ट्रक्चरल ढांचा, जितने भी ऑर्गेन्स उस पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी में है या प्लांट के बॉडी में है, वो ऑर्गेन्स सिस्टमेटिकली डेवलप्ड है. सेकंड थिंग, उसमें ये कैपेसिटी है कि वो उसी की तरह की पुनः प्रजाति प्रोड्यूस कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है. उस क्वालिटी को हमने कहा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग. एंड नेक्स्ट वन, दैट इज सेल्फ डायरेक्टिंग. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेल्फ डायरेक्टिंग? कि प्राणी या वनस्पति इनमें जो भी क्रियाएं होती रहती है सक्सेसफुली लाइव कंडीशन में रहने के लिए, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना. अब वो किस तरह से? ड्यू टू बिकॉज ऑफ सो मेनी सिस्टम्स आर डेवलप इन दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में राइट फ्रॉम जो भी फूड मटेरियल का इंटेक होता है, उस इंटेक को लेके उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को पूरी तरह से डिग्रेड करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, वो एनर्जी उस सजीव प्लांट या एनिमल के जितने भी विभिन्न प्रक्रिया है वो पूरी करने में वो एनर्जी या ऊर्जा ये काम में आएंगी. तो ऐसा सिस्टम जिसमें डेवलप होता है उसको हम लोग कहेंगे लाइव ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्टेंट फैक्ट. कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं लाइव ऑर्गेनिजम्स के लिए, या दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन सक्सेसफुली सर्वाइव ऑन द अर्थ इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशन. कि वो महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं, कि ऐसे क्या घटक है जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म को ये पॉसिबल होता है कि वो इस सृष्टि में सजीव या जिंदा स्थिति में रह सके. उसमें सबसे पहली कंडीशन है होमियोस्टासिस. नाउ होमियोस्टासिस इट इज अ फिनोमिना, एक ऐसी
क्रिया होती है सजीव सृष्टि में, जिसके कारण उस प्राणी या उस वनस्पति के अंदर का जो भी वातावरण है वो वातावरण एक स्थिर अवस्था में होता है। स्थिर अवस्था का ये मतलब कि जितने भी जो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ये प्रक्रियाएं होने वाली है, चाहे वो फूड के बारे में हो, चाहे वो ऑक्सीजन के बारे में हो, चाहे वो उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के शरीर में जितनी भी गंदगी या विघातक जो पदार्थ बने हुए हैं एनर्जी फॉर्म होने के बाद उनको उस एनिमल से या प्लांट से बाहर कैसे निकालना। ये जब तक पूरी तरह से स्वयं चलित और स्वयं नियंत्रित नहीं होंगी तब तक उस प्राणी या उस वनस्पति में एक स्टेडी यानी स्थिर अवस्था नहीं होंगी। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल ये है थर्मो रेगुलेशन। नाउ थर्म का मतलब होता है हीट मीन्स ऊर्जा, जिसको हम लोग सिंपल ये कहेंगे उष्णता। थर्मो रेगुलेशन जितनी भी प्रक्रिया है ये प्लांट्स में या एनिमल्स में होंगी, उन प्रक्रिया होने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसमें कुछ अंश ये हीट एनर्जी के होते हैं और बाकी मटेरियल ये वेस्ट होता है जो किसी काम का नहीं होता। तो सबसे पहले द फर्स्ट दैट इज थर्मो रेगुलेशन। नाउ व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? शरीर का जो तापमान है प्राणियों में या वनस्पति में वो तापमान एक स्थिर कंडीशन में रहे। देखो दो कंडीशंस होती है, एक तो ज्यादा से ज्यादा तापमान जिसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, और दूसरा होता है कम से कम तापमान जिसको हम लोग कहेंगे मिनिमम टेम्परेचर। नाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ ऑप्टिमम लेवल, ना कम ना ज्यादा, एक ऑप्टिमम लेवल टेम्परेचर की उसको चाहिए होती है ताकि उसके बॉडी में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं है या क्रियाएं है वो सक्सेसफुली रन कर सके। और इसके लिए सबसे पहला पॉइंट थर्मो रेगुलेशन में मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर में 10वीं कक्षा तक आपने सिंपल दो उदाहरण सुने होंगे। फर्स्ट वन द कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड सेकंड वन द वार्म ब्लडेड एनिमल। नाउ व्हाट इज मीन बाय कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनके शरीर का तापमान ये अस्थिर होता है या हम लोग कहेंगे टेम्परेचर की रेंजेस से थोड़ी सी कम होती है। नाउ इसमें जो पॉइंट्स हमको याद रखना है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर कॉल्ड एज poikilothermic animals. Poikilothermic animals or they are also referred as a poikilotherm, जिनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिनके शरीर का तापमान ये स्थिर नहीं होता। Now what they do, ऐसे जो एनिमल्स है जिनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है, वो एनिमल अपने शरीर का तापमान ये स्थिर रखने के लिए दे एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट में, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, वो चाहे जमीन पे रहने वाले हो या पानी में रहने वाले हो या हवा में रहने वाले हो, ऐसे जो भी एनिमल्स है वो बाहर के वातावरण से एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपने शरीर के तापमान को एक स्थिर अवस्था में लाते हैं। सिंपल वी कैन से दैट those category of animal who absorb the energy from the external surrounding environment to maintain their body temperature in a steady state. Steady state का मतलब एक स्थिर अवस्था में, ताकि उनके शरीर में टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्रियाएं है वो सक्सेसफुली हो सके। इसी में
दूसरी कैटेगरी आती है वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसको हम लोग कहेंगे उष्ण रक्त के प्राणी। अब ये उष्ण रक्त के प्राणी ये किस प्रकार होते हैं कि इनमें तापमान की अवस्था एक स्थिर होती है। Their temperature is not fluctuating. The temperature is not fluctuating, but wherever these animal goes in external surrounding environment, their body temperature adjusted automatically. These animals are called as warm-blooded animal or homeotherm. जैसे कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी हमने देखी, तो कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में बाहर से ऊर्जा लेके जो एनिमल्स अपने शरीर का तापमान ये स्थिर करते हैं, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स में एम्फीबियंस है, देन सेकंड वन पाइसेस में फिशेस है, देन नेक्स्ट रेप्टिलियंस है या इंसेक्ट्स है। कि ये एनिमल बाहर के वातावरण से एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपने शरीर का तापमान ये स्थिर अवस्था में रखते हैं। Whereas the second category that is homeotherms or we can say warm-blooded animal. Warm-blooded animal में तापमान ये स्थिर कंडीशन में होता है, उसमें उस तरह से रेगुलेटरी सिस्टम्स मेंटेन होते हैं जिसके कारण तापमान में कोई बदलाव नहीं आता। इसमें एग्जाम्पल समझेंगे the phylum Mammalia and Aves. Mammalia mammals में humans आ गए and highly evolved organism and Aves में आ गए birds. So they maintain their body temperature. तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है in thermoregulation simple maintenance of body temperature. Two kinds of animals are there. The first one cold-blooded animal, which are referred as a poikilothermic animal, and second one warm-blooded animal, which are referred as a homeothermic animal. So first point is clear. Now coming to second point. Now whenever the animal take the food material from outside, now that food material it is of variety type. बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें कंपोनेंट ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, मिनरल्स होंगे एक्सेट्रा। अब ये फूड मटेरियल इनटेक होने के बाद एनिमल्स में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उस डाइजेशन की प्रक्रिया होते समय शरीर का जो भीतरी वातावरण है ना तो वो आम्लधर्मी होना चाहिए, मींस एसिडिक होना चाहिए, ना तो वो अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है डाइजेशन प्रोसेस, जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, इसका सीधा परिणाम उसके ऊपर हो सकता है। इसलिए एसिड और अल्कली ये दोनों समांतर कंडीशन में होना चाहिए, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। आपने पीएच स्केल पढ़ी होंगी अभी 9th और 10th में। तो पीएच स्केल में क्या होता है, एक 0 से 14 तक हमको रेंज होती है और बीच का जो होता है 7 मीन फॉर द न्यूट्रल स्टेट। Whereas from 1 to 7, एक से जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगी 7 की तरफ, वैसे वैसे एसिडिक कंडीशन ये कम होते जाएंगी, और 7 से जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ती जाएंगी वैसे अल्कलाइन कंडीशन ये बढ़ती जाएंगी। तो बीच वाली जो लेवल होती है दैट इज pH 7। नाउ व्हाट इज pH? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration, and hydrogen ion it is responsible to increase the acidity or to increase the acidic condition. That's why this pH balance is an important factor, that the internal state of animal, it should not be either acidic or alkaline, वो होनी चाहिए न्यूट्रल स्टेट में या स्लाइटली अल्कलाइन स्टेट में, ताकि जितनी भी जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज इजीली हो सके। देन थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट पे आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन सिंपली शरीर के भीतर या सेल्स के भीतर जो साल्ट और वाटर का जो बैलेंस होता है वो स्थिर कंडीशन में होना चाहिए। स्थिर कंडीशन में होना चाहिए, नाइदर कॉन्सेंट्रेटेड नॉर डाइल्यूट। नाउ जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब गाढ़ापन। और दूसरी कंडीशन जो होती है हाइपोटोनिक, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। अब दोनों सेल के बाहर का लिक्विड कंडीशन और सेल की अंदर की लिक्विड कंडीशन ये हमेशा सरीकी होनी चाहिए। उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन, दैट इज नाइदर हाइपरटोनिक और नॉर हाइपोटोनिक, so that they could maintain a steady state. So these are the three important factors, that is thermoregulation, maintenance of body temperature, second one pH balance, neither acidic nor alkaline, और तीसरी कंडीशन है ऑस्मोरेगुलेशन कि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये हमेशा समान होना चाहिए, आइसोटोनिक कंडीशन में होना चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके बाद में कि एनिमल्स में ऐसे कुछ एडॉप्टेशंस है जो रिस्पॉन्सिबल है उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको खुद को सरवाइव करने के लिए। तो जैसे हमने अभी देखा है थर्मोरेगुलेशन, ऑप्टिमम लेवल में टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच बैलेंस, नाइदर इट शुड बी एसिडिक और अल्कलाइन, न्यूट्रल होना चाहिए, और ऑस्मोरेगुलेशन साल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये हमेशा सेम होना चाहिए। अब इसी तरह जो एनिमल सरवाइव करते हैं इनमें ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा और ऑप्टिमम लेवल से अगर कम कंडीशंस अगर होती है तो वो सीधा परिणाम करती है उनके शरीर के अंदर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें परिणाम करती है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, या कोई भी क्रिया उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो द फर्स्ट टर्म that is hibernation. Now what is hibernation? Hibernation ये पाया जाता है उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बाहरी वातावरण को एक ऑप्टिमम लेवल के बाद सहन नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल जो हम लोग जनरली मानसून पीरियड में देखते हैं कि एम्फीबियंस में फ्रॉग, सबको पता है फ्रॉग, ये हमेशा मानसून सीजन आया कि जहां वहां हमको फ्रॉग्स दिखते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में पानी के सरफेस लेयर्स पे फ्रॉग के द्वारा एग दिए जाते हैं, वहां से लार्वल स्टेज डेवलप होके फिर उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अब ये लार्वल स्टेज ये किस प्रकार होती है कि पर्टिकुलर फ्रॉग का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो फ्रॉग को दो एडॉप्टेशंस है उसके पूरे लाइफ स्पैन में, दो एडॉप्टेशन, आधी लाइफ साइकिल ये जाती है एक्वेटिक कंडीशन में और आधी लाइफ साइकिल जाती है टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जब तक पूरे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फ्रॉग के विद टेल, और उसके बाद विद द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस टेल ये कट ऑफ हो जाती है एंड एक्वेटिक कंडीशन चेंजेस इनटू टेरेस्ट्रियल कंडीशन। अब उस समय when the frog grows inside, at that time it requires the optimum levels of temperature and all that, but when the temperature exceed beyond the limit or decrease beyond the limit, अगर टेम्परेचर ये ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाए या ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाए, मींस मैक्सिमम लेवल से ऊपर और मिनिमम लेवल से नीचे, उस समय इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में क्या होता है। फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं तो फ्रॉग में अगर टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल से ऊपर हुआ या मिनिमम लेवल से नीचे गया,
दोनों कंडीशन में it affects the digestion activity of the animal. Secondly, it affects the enzymatic activity of the animal. जो भी फूड मटेरियल फ्रॉग के द्वारा लिया जाता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता है वो सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में खुद को बचाने के लिए फ्रॉग क्या करते हैं कि वो एक ऐसी जगह देखते हैं जहां पे वो खुद को छुपा सके। मींस पत्थर के नीचे, क्रैक्स में, क्रिवाइसेस में, ऐसी अंधेरी जगह जहां पे तापमान ये मेंटेन हो, कम हो, ऐसी जगह में। अब इस समय ये पर्टिकुलर होता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जहां पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है अप टू 10 डिग्री सेल्सियस इन सीवियर केस ऑफ विंटर। अब ऐसी कंडीशन में जितनी भी जो बॉडी एक्टिविटी है फ्रॉग्स के बॉडी में, वो पूरी की पूरी बॉडी एक्टिविटी ये सस्पेंड हो जाती है। मींस नो फीडिंग एक्टिविटी, respiration done by cuticular respiration done by skin only, and the frog remain in dormant state. एक निपचित अवस्था में फ्रॉग इस कंडीशन में होते हैं विंटर स्लीप में। अब इस समय जो विंटर के पूरे जितने महीने हैं, 3 से 4 महीने तक वो वहां से नहीं निकलते। अब ऐसे कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अगर वो कुछ फूड मटेरियल खाता ही नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा। अब ऐसे समय में जैसे फूड मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उसी तरह फ्रॉग के बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होती है, स्टोर्ड फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, एंड स्टोर्ड फैट converted into energy, and that little bit energy is sufficient to maintain the life activities for survival of that organism. Same condition ये एक्सट्रीम हीट के समय होती है जो पाया जाता है अप्रैल, मई और जून के कंडीशन में, कि जहाँ पे टेम्परेचर की रेंजेस ये 45 डिग्री के ऊपर हो जाती है, हाई हो जाती है। इस कंडीशन में भी सेम लाइक दैट ऑफ विंटर पूरी की पूरी डाइजेस्टिव एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज ये सस्पेंड हो जाती है। तो ऐसे समय भी खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉग ये खुद को छुपा देते हैं ऐसी जगह जहाँ पे वो एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड ये उतना समय पूरा तरह से निकाल सके और खुद को सरवाइव कर सके। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उस एनिमल में जिंदा रहने के लिए और टू बी इन अ लाइव कंडीशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट, just keep one thing in your mind. Now, for this subject biology, in last session I also told you that there is a vast theory and so many scientific words जो आपके लिए नए हैं, और कुछ ऐसे शब्द है जिनका स्पेलिंग आप याद नहीं कर सकते या जिनका उच्चारण करना भी कठिन होता है। अब ऐसे समय इतने सारे पेजेस पढ़ के वो स्पेलिंग को याद रखना ये बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल वे आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में ध्यान में ये रखना है कि आप जितना भी थ्योरी पढ़ते हो, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए आप जितनी भी थ्योरी पढ़ते हो, वो थ्योरी पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप एक 5 मिनट या 10 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है और जितना हमने पढ़ा है
उस पेज में, वो पेज में पढ़ी हुई थ्योरी को पॉइंट में कन्वर्ट करना है खुद की लैंग्वेज में, ताकि आपने जो पढ़े, जैसे एग्जांपल कि हम लोग कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, घर में आने के बाद या 1 महीने के बाद अगर आपको पूछा जाए कि उसमें कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, उसमें किस समय क्या इवेंट्स हुए, कौन सा गाना था, वो सब याद होता है। वो सब इसलिए याद होता है कि वो कंसंट्रेशन से हम लोग उस फिल्म पे ध्यान देते हैं। ये एजुकेशन में या ये पढ़ाई में क्यों नहीं हो पाता? तो एजुकेशन सिस्टम में जब आप लर्निंग प्रोसेस में जब आते हो तो ये है कि यू शुड इन्वॉल्व, आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट ये 100% होना चाहिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स ये पढ़ के नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शन आप नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स विदाउट डेरिवेशन ये नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार बायोलॉजी में जो भी थ्योरी पढ़ते हो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के देखना। कठिन से कठिन स्पेलिंग है उसको फिर से एक स्पेलिंग को आप 5-5, 10-10 बार लिख के देखो। अगर उनके प्रोनाउंसिएशन नहीं आते हमको, तो वही स्पेलिंग के नीचे आप पेंसिल से वो प्रोनाउंसिएशन लिख के रखो, ताकि कुछ दिन में एक रेगुलरिटी आने के बाद यू कैन प्रोनाउंस अ प्रॉपर ऑफ दैट स्पेलिंग। अब ये प्रैक्टिस इंडिविजुअली करना है और ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे करना है। तो धीरे धीरे करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब आपको पूरे बेसिक्स पता हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बायोलॉजी का टर्म्स आप टीचर जब पढ़ाएंगे आपको हैमर होगा कि नहीं, ये टर्म का मीनिंग ये है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट लाइफ साइंस। नाउ व्हाट इज लाइफ साइंस? Now simply it is a broad study of living organism, but it also contain the study of the different subjects of the science, like physics, like chemistry, like mathematics. Some part is involved there in life science. Now how this subject involved in our subject biology, that we have to see. The detailed or broad study of living organism with concern to environment, simply it is called as a life science. Now with some example we will learn that how this subject involvement is here. Now it is illustrated by some of the point. Now first, the living organism, any living organism, when it forms, it is formed by level of organization, and in that level of organization it is formed by the inorganic and organic compound. Now when this inorganic and organic compound dissolve in water, at that time they form the ions. For example, if you take the example of the digestion process, now in digestion process what we do, the intake of food material which contain the complex food ingredient, that complex food ingredient until and unless जब तक उस complex food material का विघटन ये simple food material में नहीं होता, तब तक आपके बॉडी में एनर्जी फॉर्म नहीं हो सकती। इसी तरह वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल का जब विघटन होता है, जिसमें बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, which form the ions. The ions either they are positively charged or negatively charged, but these ions are influencing the various life activities, because when the ions get combined with that chemical process in different system, either it may be digestion, it may be excretion, it may be respiration, like that. So it influences the life activity. That's why
this particular component, it is of the subject which comes from the chemistry. Next one, the acid-base equilibrium. Just now we have learned that what is acid-base equilibrium, that is maintaining the neutral or slightly alkaline state. Neutral or slightly alkaline state to maintain the internal state in a steady condition. स्थिर अवस्था होना चाहिए. थर्ड वन, ऑस्मोरेगुलेशन, जहाँ पे साल्ट और वाटर का बैलेंस भी इक्वल होना चाहिए. बिकॉज where the cells are kept inside the tissue, beside every cell there is a liquid material. If the concentration gradient, for example एक सेल का लेते हैं, इस सेल का concentration gradient अगर हाई है, means concentrated है, और सेल के बाहर का लिक्विड ये डाइल्यूट है, at that time what will happen? The concentration gradient always flows from lower concentration to higher concentration. डाइल्यूट से लेके ये हमेशा गाढ़े तरफ इसका फ्लो होता है, जिसके कारण बाहर से बहुत सारा वाटर ये सेल एब्सॉर्ब करेंगी and it will enlarge in size. And one condition will come that the bulging cell will burst out. In second condition, if the external surrounding liquid material is concentrated and cell matrix is dilute, at that time the external concentrated liquid material, it absorb the water from the cell and cell become shrink and then dead. In both condition, that is either it may be hypertonic or it may be hypotonic, the cell will get dead. That's why the condition should be isotonic, neither dilute nor concentrated. So this fact also comes from the chemistry. Third one, next one, regarding the physics, the light deals with the subject physics. Now light play an important role in deciding the definite pattern of response. Definite pattern of response, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जो एग्जाम्पल आपने क्लास 10 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Now two phenomena are there, phototropism and geotropism. Phototropism attract towards the light and geotropism it goes away from the light. Now एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में कुंडी है जिसमें पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप एक बॉक्स रख देते हैं और उस बॉक्स को एक छोटा सा आप छेद गिराते हैं जहां से लाइट अंदर जा सके. नाउ कुछ आवर्स के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी वो प्लांट की ब्रांचेस है, जितनी भी लीव्स है, वो जहां पे आपने होल गिराया है उस बॉक्स को, उसकी तरफ पूरा बेंड हुआ दिखेगा आपको. नाउ दिस बेंडिंग ऑफ ब्रांचेस और लीव्स और their attraction towards the light, it proves that the light play an important role in deciding the various pattern of response, because the plant needs sunlight. Sunlight from where it will come? सनलाइट ही मिलेगा हमको लाइट से. सनलाइट से ही हमको जो लाइट मिलेगा वही हमको उपयोग में आएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिसके कारण प्लांट्स अपना फूड मटेरियल बनाएंगे. उसी तरह जियोट्रोपिज्म कैन बी सीन इन द रूट्स. प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट. और वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट ये ओपन एनवायरनमेंट में नहीं मिलते, ये मिलते हैं जमीन के अंदर. दैट्स व्हाई रूट्स ऑलवेज गोज डीप इनसाइड द अर्थ. जितने डीप जाएंगे उतना वाटर का एब्सॉर्प्शन करेंगे, उतना मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करेंगे, और वो एब्सॉर्ब वाटर और मिनरल इट विल हेल्प द प्लांट
to grow. So this is related to the physics. And last one, that is maths and statistics. Maths and statistic where it help in the evolution. आप अगर कोई particular area की study करने गए, that is population of species in a particular forest. Now at that time, these three factors, that is evolution, analyzing and compilation, कि वो पर्टिकुलर एरिया में कितनी पेड़ों की स्पीशीज है, उन स्पीशीज में से कितने स्पीशीज ये फ्लावरिंग कैटेगरी में आती है, कितनी नॉन फ्लावरिंग कैटेगरी में आती है, कितने ऐसी स्पीशीज है जिनको फ्रूट्स लगते हैं, कितनी ऐसी स्पीशीज है जो छोटे साइज में है, या कितनी ऐसी स्पीशीज है जो टॉल साइज में है या बड़े साइज में है. तो इस प्रकार टोटल डाटा कंपाइलेशन जिसमें मदद होती है हमको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की. सो मैथमेटिक्स हेल्प्स इन इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा. सो इन दिस वे these three streams of science apart from biology, that is physics, chemistry and math, also useful in the complete study of life science.